हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैप्टर ऑफ जर्नल। देखो, धीरे धीरे हौले हौले चलते चलते हम अपने जर्नल के चैप्टर के पार्ट नंबर 3 पे आ चुके हैं। पहले पार्ट में हमने बेसिक लेवल की जर्नल एंट्रीज से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सिंपल जर्नल एंट्रीज और कंपाउंड जर्नल एंट्रीज को विद प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 2 में हमने कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस के लिए जर्नल एंट्रीज को सीखा था, और आज के पार्ट में भी हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगेन माय मेन पॉइंट इज, जर्नल एंट्रीज का लॉजिक हमेशा सेम रहने वाला है, फॉर्मेट वही रहेगा, स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग जर्नल एंट्रीज वही रहने वाले हैं, डेबिट क्रेडिट रूल्स भी हम सेम ही फॉलो करेंगे। बस चेंज क्या हो रहा है, कुछ ट्रांजैक्शंस स्पेशल तरीके के हैं यार, जिसको हमें समझने की एक बार जरूरत है। उनका कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद वो भी एक नॉर्मल बेसिक लेवल की जर्नल एंट्री की तरह ही आप सॉल्व कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के वीडियो में हम कौन से स्पेशल ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री समझने वाले हैं। अगेन लॉजिक विल ऑलवेज रिमेन द सेम, सो नॉट टू वरी। आज का पहला टाइप का जो ट्रांजैक्शन वो है ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें हम एसेट को खरीदते हैं या बेचते हैं, यानी परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। वैसे देखो, बड़े ही बेसिक लेवल की एंट्रीज हैं ये भी, और हमने शायद कुछ एंट्रीज इसकी कर भी ली हैं, जिसमें आपने कैश देके फर्नीचर खरीदा था। यही है वो भी, मतलब उसमें भी कुछ अलग नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नया है जिसको आपको समझना जरूरी है। बट देखो, थ्योरी क्या कह रही है, फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, ऐसे एसेट जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के यूज के लिए खरीदे जाते हैं, रीसेल करने के लिए नहीं खरीदे जाते, जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, व्हीकल, कंप्यूटर इक्विपमेंट एक्सेट्रा। ठीक है। दूसरा जो है वो है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब परचेज मतलब आपने पैसे देके कोई भी एसेट, फिक्स्ड एसेट्स को खरीद लिया, उसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट कहते हैं। ठीक है। येलो हाइलाइटेड लाइन पढ़ने से पहले एक एग्जांपल समझते हैं, और वो एग्जांपल समझने के साथ साथ वो एक मेन कॉन्सेप्ट जो यहां पे डिफरेंट है वो आपको समझ में आ जाएगा। यार इमेजिन करो, आप अपने घर के लिए एक एसी लेके आते हो, क्रोमा पे गए या फिर आपने अमेजोन से ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, एसी आपके पास आ गया जिसकी कॉस्ट थी 40,000 रुपए। 2 दिन के बाद या तो क्रोमा ने भेजे या फिर अमेजोन वाले ने भेजे, उस कंपनी के इंजीनियर्स आए जो आपके घर में एसी को इंस्टॉल करेंगे, और उस इंस्टॉलेशन के लिए आपने उन इंजीनियर्स को 2,000 रुपए पे किए। अब मैं आपसे यह पूछता हूं कि उस एसी की जो कॉस्ट है वो 40,000 रुपए है या 42,000 रुपए? आपका जवाब होना चाहिए 42,000 रुपए। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी खर्चा जो फिक्स्ड एसेट को उसकी वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए किया जाता है, उसको रेडी टू वर्क बनाने के लिए किया जाता है, वो खर्चा उस एसेट की कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। ठीक है। यही एक मेन कॉन्सेप्ट है यहां पे समझने के लिए। ऐसे एक्सपेंसेस को सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया जाता। मान लो इंस्टॉलेशन अगर किया जा रहा है तो मैं इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट करके कोई भी अकाउंट नहीं क्रिएट करूंगा। ये जो 2,000 रुपए हैं वो मैं एयर कंडीशनर अकाउंट में ही ऐड कर दूंगा, और एयर कंडीशनर का जो अकाउंट है वो 42,000 रुपए के साथ रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। ठीक है। मेरा एक और क्वेश्चन है, मान लो एसी इंस्टॉल हो गया, अब उसके बाद उसको डे टू डे चलाने के लिए आपको कुछ इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा करना पड़ता है ना, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा एसी की कॉस्ट में ऐड होगा या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, पूरे महीने में आपने 3,000 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी उस एसी को चलाने के लिए, तो क्या अब आपका जवाब यह हो जाएगा कि 42,000 रुपए का एसी, उसकी कॉस्ट बढ़ के अब 45,000 रुपए हो चुकी है? नहीं। कंडीशन क्या है, ऐसा कोई भी खर्चा जो उसको रेडी टू वर्क बनाने के लिए और उसको उसकी वर्किंग कंडीशन तक लेके आने के लिए किया गया है, वही खर्चे उस एसेट की वैल्यू में ऐड होंगे। उसके बाद के खर्चे वो डे टू डे ऑपरेशंस के खर्चे हैं, वो एसेट की वैल्यू को इंपैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। इसीलिए उन खर्चों को सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाएगा, एसी की लागत में वो ऐड नहीं होंगे। ठीक है। अब इस येलो हाइलाइटेड लाइन को पढ़ो, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इट इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स वर्किंग कंडीशन, ये पहली कंडीशन है। ठीक है। और मेक इट रेडी टू वर्क, ये दूसरी चीज है। ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होंगी तभी जाके उसको उसकी एसेट की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा उस खर्चे को। ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे कि एक एसेट की कॉस्ट कैसे बनती है, सर एक तो उसकी परचेज प्राइस होती है,
उसके लिए मान लो हमने कोई भाड़ा दिया है, कैरेज या फ्रीट जैसे कहते हैं, मान लो क्रोमा के शोरूम पे था, उसको घर तक लेके आने के लिए आपने रिक्शा वाले को 500 रुपए दिए, तो वो फ्रेट का खर्चा भी उस एसी की लागत में जुड़ जाएगा, क्योंकि वो उसको वर्किंग कंडीशन तक लेके आने के लिए किया गया खर्चा है। ठीक है। इंस्टॉलेशन चार्जेस जो आपने इंजीनियर्स को पे किया था, मान लो एसी की आउटर यूनिट के लिए एक स्टैंड आता है, राइट, उसको लगाने, उस स्टैंड का खर्चा और उस स्टैंड को इंस्टॉल करने के लिए जो वेजेस दी है आपने इंजीनियर्स को, उसका खर्चा, दोनों ही एसी की लागत में ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है। इसको एक चीज यही याद रखना है, दीज एक्सपेंसेस are added to the purchase price of the fixed assets and not recorded separately. इंस्टॉलेशन, कैरेज, फ्रेट का कोई सेपरेटली अकाउंट नहीं खुलेगा अगर वो फिक्स्ड एसेट को उनकी वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए लगाए गए हैं। ठीक है। ओके। दूसरा है हमारा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये तो सिंपल है यार, एसी 2-3 साल तक आपने यूज करा, उसको बेच दिया, तो हम सिंपल इसको ये कहेंगे कि आपने उस एसी को डिस्पोज कर दिया, उसके बदले में आपको या तो कैश मिल जाएगा, या आप अगर उधारी पे बेच रहे हैं तो कुछ दिन बाद कैश मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। सेल ऑफ फिक्स एसेट में इतना बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट परचेज में बस आपको यही याद रखना है कि उन सभी खर्चों को परचेज प्राइस में ऐड करना है जो उसको रेडी टू वर्क बनाने के लिए या फिर उसकी वर्किंग कंडीशन तक लेके आने के लिए लगाए गए हैं वो खर्चे। ठीक है। चलो अब इनकी अकाउंटिंग एक बार समझ लेते हैं। अगर परचेज हो रही है फिक्स्ड एसेट, मतलब एसेट बिजनेस में बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, उस केस में हम फिक्स्ड एसेट, जैसे मान लो एयर कंडीशनर है, फर्नीचर है, मशीनरी है, उसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है। कौन से अमाउंट से डेबिट किया जाएगा? उसकी परचेज प्राइस और उसमें नेसेसरी एक्सपेंसेस जो हमने अभी डिस्कस किए वो सब ऐड हो जाएंगे। उसी तरीके से सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट के केस में फिक्स्ड एसेट बिजनेस से कम हो रही है, इसलिए डिक्रीज करने के लिए हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और अमाउंट क्या होगा? जितने में भी वो एसेट बिकी है, जिसको हम सेल्स कंसिडरेशन कहते हैं। सिंपल है ये। ओके। सेल्स के केस में कई बार प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 40,000 रुपए का एसी प्लस 2,000 रुपए की उसमें और अदर एक्सपेंसेस इंस्टॉलेशन के, तो 42,000 रुपए की एसी को मान लो आपने 2 साल बाद 50,000 रुपए का बेच दिया, तो उस केस में सेल्स कंसिडरेशन जो है वो एसेट की वैल्यू से ज्यादा हो गया। 50,000 इधर आ गए 50K, और ये था 42K। 50K जो है वो 42K से ज्यादा है, इस केस में आपको गेन हो जाएगा, यानी कि गेन को हम क्लासिफाई करते हैं रेवेन्यू आर, मतलब रेवेन्यू एंड गेन्स में, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। वो जब बिजनेस में बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल को। प्रॉफिट ऑन सेल डैश डैश डैश, जो भी एसेट का नाम है। फर्नीचर बिका है तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, मशीनरी बिकी है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, एसी बिका है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एयर कंडीशनर। इस तरीके से इस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है, सेल्स मान लो आपने 35K में करी है, 42K का एसी था, तो आपको 7,000 रुपए का लॉस हो गया। ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में क्लासिफाई होगा, और इसको जब भी एक्सपेंस लॉस बढ़ता है बिजनेस में तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एयर कंडीशनर, फर्नीचर, मशीनरी, इन सबको हम डेबिट कर देंगे। डेप्रिसिएशन को यहां पे इन्वॉल्व नहीं किया गया है। डेप्रिसिएशन का चैप्टर आगे बहुत डिटेल में आएगा, उसको जब हम पढ़ेंगे तब उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी कैलकुलेशन में। अभी मैंने सिंपल सिंपल कैलकुलेशन प्रोवाइड करी है आपको। ठीक है। चलो अब इनके हम एग्जाम्पल समझते हैं। हमने एक फर्नीचर खरीदा था 1,00,000 रुपए का, और उस फर्नीचर को इंस्टॉल करने के लिए 20,000 रुपए पे किए। पहला ट्रांजैक्शन तो ये हो गया। फिर हमने उसी फर्नीचर के इंश्योरेंस के लिए 10,000 रुपए पे करे, और फिर कुछ महीनों के बाद उस फर्नीचर को हमने बेच दिया। केस है एक जिसमें हमने 90,000 का बेचा है, दूसरे केस में 40,000 का बेचा है। आपको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले एक एक करके चलते हैं। फर्नीचर परचेज किया है कैश में 1,00,000 रुपए, और उसके लिए हमने इंस्टॉल करने के लिए 20,000 रुपए और पे किए हैं। अब देखो, बिना इंस्टॉल किए फर्नीचर को यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए ये 20,000 रुपए जो हैं वो 1,00,000 रुपए में ऐड हो जाएंगे। फर्नीचर की वैल्यू बन जाएगी अब 1,20,000 रुपए, इसलिए वेजेस या इंस्टॉलेशन के नाम से कोई और एक्सपेंस सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं होगा। तो कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए? पहला फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि वो हमने खरीदा है, कैश में खरीदा है तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। वेजेस या इंस्टॉलेशन के नाम से कोई अकाउंट सेपरेटली क्रिएट नहीं होगा इस ट्रांजैक्शन में। ठीक है। क्लासिफाई करो, फर्नीचर भी एसेट है, कैश भी एसेट है। फर्नीचर बिजनेस में आया है मतलब इंक्रीज हुआ है, कैश बिजनेस से गया है मतलब डिक्रीज हुआ है। जब एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, कैश डिक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। फर्नीचर को डेबिट करो, कैश को क्रेडिट करो। अब इसकी हम जर्नल एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। चलो जी, सिंपल है।
परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट, डेट है इसकी 1 जून को, ठीक है जी। तो हमने यहां पे लिख दिया 2026 1 जून। फर्नीचर बिजनेस में आया है तो फर्नीचर अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट टू, कैश बिजनेस से गया है तो कैश को हम कर देंगे क्रेडिट। अमाउंट है इसका 1,20,000 रुपए, ठीक है। 1 लाख का फर्नीचर, 20,000 रुपए की वेजेस जो उसमें ऐड हो गई। बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, सिंपल। चलो जी दोबारा चलते हैं अपने ट्रांजैक्शंस पे। प्रीमियम पे किया गया है इंश्योरेंस का फर्नीचर के लिए। यार ये भी तो फर्नीचर के लिए ही खर्चा हुआ है ना, तो इसको भी हम फर्नीचर की लागत में ही ऐड कर देते हैं ना। बेटा ना, ऐसा नहीं करना। कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी कोई भी ऐसा खर्चा जो एसेट को उसकी वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए और रेडी टू वर्क बनाने के लिए किया जाए, वही खर्चा उस एसेट की लागत में ऐड होता है। क्या फर्नीचर का यूज हम इंश्योरेंस के बिना कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, इंश्योरेंस की जरूरत क्या है फर्नीचर के लिए यूज करने के लिए? तो इस इंश्योरेंस को हम एक नॉर्मल खर्चे की तरह रिकॉर्ड करेंगे, फर्नीचर की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि इट वॉज नॉट अ नेसेसरी एक्सपेंस फॉर फर्नीचर। ये तो हमने बस प्रिकॉशनरी कर लिया कि यार फर्नीचर में मान लो अगर कुछ नुकसान होता है तो इंश्योरेंस से हम कुछ पैसा रिकवर कर सकें, ठीक है। चलो जी, आइडेंटिफाई कौन कौन से अकाउंट्स हैं। एक तो सर हमने इंश्योरेंस के लिए पेमेंट किया है, तो एक तो कैश अकाउंट हो गया क्योंकि कैश में पेमेंट किया है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कैश बिजनेस की एसेट है, ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आपने पेमेंट किया है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। क्रेडिट करना है कैश अकाउंट को। डेबिट कौन सा अकाउंट करना है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं होगा, डेबिट होगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि ये बिजनेस का एक खर्चा है, एक्सपेंस एंड लॉसेस की कैटेगरी में क्लासिफाई होगा। खर्चा बढ़ा है, इंक्रीज। जब भी खर्चा बढ़ता है तो हम उसको कर देते हैं डेबिट, ठीक है। तो डेबिट हमें करना है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को। चलो अब इसकी जर्नल एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। जर्नल एंट्री बनेगी इसकी 5 जून को, 5 जून। डेबिट हमें करना था इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, कैश में हमने पेमेंट किया है तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट था इसका 10,000 रुपए। बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन फर्नीचर, ठीक है। दूसरी एंट्री भी हो गई हमारी। चलिए जी अब हम चलते हैं अपनी तीसरी एंट्री पे। तीसरी एंट्री है हमारी, अच्छा मैंने इसे यहां पे नोट लिख दिया ताकि आप इसको समझ सकें। प्रीमियम इज नॉट एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट बिकॉज इट इज इनकर्ड टू प्रोटेक्ट द एसेट, नॉट टू एक्वायर द एसेट। एक्वायर करने के लिए भी नहीं खरीदा गया, और टू ब्रिंग इट टू इट्स वर्किंग कंडीशन, इसलिए इसको हम फर्नीचर की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्नीचर बिका है, अब कुछ महीनों के बाद हमने उस फर्नीचर को बेचना चाहा। केस पहला है जब हमने उस फर्नीचर को 90,000 में बेचा है। अच्छा अभी आपको यह पता लग गया होगा कि फर्नीचर की लागत कितनी है। लागत है 1,20,000 रुपए। 1 लाख का फर्नीचर, 20,000 रुपए का इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, ठीक है। 1,20,000 रुपए की लागत है, उसको हमने 90,000 का बेच दिया। तो अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए सर? पहला तो हमारे पास कैश अकाउंट है। कैश क्यों सर? क्योंकि 90,000 बिजनेस में आया है, ठीक है। यार पहले यही वाली स्टेप कर लेते हैं। कैश अकाउंट है, कैश बिजनेस की एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ है, कैश बिजनेस में आया है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे, डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट, ठीक है। फर्नीचर गया कितने का है? दूसरा अकाउंट फर्नीचर है, ठीक है। ये भी बिजनेस की एसेट है, ये डिक्रीज हुई है। यहां पे देखो मैं लिख देता हूं, यहां पे 90,000 रुपए लिख देता हूं, ठीक है, एक बार के लिए याद रखने के लिए। एसेट डिक्रीज हुई है तो हम इसको कर देंगे क्रेडिट, क्रेडिट हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट। लेकिन फर्नीचर गया कितने का है सर? फर्नीचर गया है 1,20,000 रुपए का। आपने तो बोला था सर डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा बराबर होते हैं, बट यहां तो 30,000 रुपए का डिफरेंस है। वो 30,000 रुपए बेटा है लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, उसको रिकॉर्ड करेंगे हम 30,000 रुपए के लिए। ये है बिजनेस का एक्सपेंस एंड लॉसेस में क्लासिफाई होगा, क्योंकि ये लॉस है बिजनेस का। ये जब बढ़ता है बिजनेस में तो हम इसको डेबिट करते हैं। देखो यहां पे 90,000 रुपए डेबिट हुआ, यहां पे 30,000 रुपए डेबिट होगा, तभी जाके तो वो 1,20,000 रुपए से बराबर हो जाएगा। तो यहां पे हमें डेबिट करना है जितने का लॉस हुआ है
30,000 रुपए का। ये कैलकुलेशन समझ में आती है ना? देखो 1,20,000 रुपए का फर्नीचर था, 90,000 में बेच दिया तो 90,000 आ गए, 1,20,000 रुपए का फर्नीचर चला गया, दोनों के बीच का गैप है 30,000 रुपीज जो फर्नीचर को बेचने पर लॉस हुआ है आपको। ठीक है, चलो अब इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंट्री क्या है? एंट्री कौन से दिन की है? एंट्री है सर 31 दिसंबर की। तो 31 दिसंबर यहां पे हम करेंगे कैश अकाउंट को डेबिट, क्योंकि कैश बिजनेस में आया है। ठीक है जी, डेबिट कर दिया। लॉस को भी हमें डेबिट ही करना पड़ेगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर गया है बिजनेस से तो वो क्रेडिट हो जाएगा। कितने का? 90,000 रुपए कैश में आ गए हमारे पास, 30,000 रुपए का लॉस हो गया और फर्नीचर चला गया 1,20,000 रुपए का। डेबिट क्रेडिट बराबर बीइंग फर्नीचर सोल्ड। ठीक है, खत्म। दूसरा केस क्या था हमारा? दूसरा केस था सर जिसमें हमने फर्नीचर को 1,40,000 में बेचा है। 1,20,000 रुपए के फर्नीचर को 1,40,000 का बेच दिया। तो देखो यहां पे भी कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश बिजनेस की एसेट है, एसेट बढ़ी है बिजनेस में, इसको हम डेबिट कर देंगे तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। दूसरा अकाउंट फर्नीचर भी सेम है, फर्नीचर बिजनेस की एसेट है, कम हुआ है क्योंकि गया है बाहर, हमने बेचा है तो इसको कर देंगे क्रेडिट। लेकिन अगेन अमाउंट का डिफरेंस है, क्योंकि यहां पे एक मिनट, यहां पे कैश जो है वो आया है हमारे पास 1,40,000 रुपए और ये गया है 1,20,000 रुपए का फर्नीचर, तो बाकी के 20,000 रुपए हो जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। ये बिजनेस का रेवेन्यू एंड गेन्स की कैटेगरी में क्लासिफाई होगा। बड़ा है ये बिजनेस में तो इसको कर देंगे क्रेडिट, तब जाके डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा। ये हो जाएगा 20,000 रुपए से क्रेडिट। ठीक है, चलो अब इसकी एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। सिंपल सिंपल से ट्रांजैक्शन है, ये भी 31 दिसंबर को ही हुआ है। इसके आगे मैं यहां पे ना और लिख देता हूं, क्योंकि पहला वाला था केस 1, अब है हमारे पास केस 2। डेट उसकी वही है 31 ऑफ दिसंबर। हमारे पास कैश आया है, इसको हम डेबिट कर देंगे। टू फर्नीचर, फर्नीचर गया है, ये कैश हमारे पास आया है 1,40,000 रुपए का, फर्नीचर गया है 1,20,000 रुपए का। डेबिट साइड हमारे पास 20,000 रुपए से ज्यादा आ रही है। प्रॉफिट होने पर, गेन होने पर हम क्रेडिट करते हैं अकाउंट को। यहां पे हमें क्रेडिट करना है टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, ये आ जाएगा 20,000 रुपए। अब डेबिट क्रेडिट साइड बराबर हो गई? बिल्कुल हो गई। नरेशन ऊपर वाली आ जाएगी बीइंग फर्नीचर सोल्ड। सिंपल, ये वाला सेक्शन हमारा यहां पे खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट है थोड़ा सा। क्या डिफरेंट है? एक तो ये कि सारे खर्चे जो हमने पहले किए हैं एसेट को इंस्टॉल करने के लिए, रेडी टू मेक बनाने के लिए, उसकी वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए, उसको हम एसेट की लागत में ऐड कर देते हैं, पहली चीज। दूसरा, जो बेचने पर प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है एंट्री में, ताकि डेबिट क्रेडिट साइड बराबर हो सके और हमारी अकाउंटिंग सही से हो सके। ठीक है, ये था हमारा आज का पहला टॉपिक। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। यार आपने एसेट खरीदी है, कभी कभी उसका नुकसान भी तो हो सकता है ना। तो दूसरा टॉपिक है हमारा एसेट लॉस बाय एनी एक्सीडेंट। कोई भी आपके बिजनेस में ऐसा एक्सीडेंट हुआ, मान लो आग लग गई, बाढ़ आ गई, चोरी हो गई, उसकी वजह से आपके बिजनेस में से कुछ एसेट्स कम हो गई हैं, तो उसकी अकाउंटिंग हम किस तरीके से करते हैं। चलो ओके, लॉस ऑफ एन एसेट ड्यू टू एन एक्सीडेंट और अनफोर्सीन इवेंट इज कॉल्ड एसेट लॉस बाय एक्सीडेंट। दिस इज ट्रीटेड एज अ लॉस और एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। बिल्कुल ठीक है यार, आग लगी है तो बिजनेस का लॉस ही तो होगा ना। ठीक है, तीन सिनेरियोज हो सकते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा इंश्योरेंस वाला पॉइंट ऑफ व्यू आता है। देखो आपका, चलो मैं यहीं से बताता हूं। कोई एसेट आपकी लॉस हुई, मान लो आग लग गई आपके बिजनेस में, कुछ ऐसा माल जला या कुछ ऐसी चीज आपकी, कुछ ऐसी एसेट जली जिसका इंश्योरेंस आपने नहीं करवा रखा था, उस केस में क्या होगा? सारा का सारा लॉस जो है वो बिजनेस को ही झेलना पड़ेगा। भाई इंश्योरेंस नहीं ले रखा तो कुछ भी क्लेम नहीं मिल पाएगा, इंश्योरेंस से कुछ भी कंपनसेशन नहीं मिल पाएगा, इसलिए सारा लॉस बिजनेस का लॉस। दूसरा, आपने इंश्योरेंस ले रखा है और इंश्योरेंस कंपनी ने
पूरा अमाउंट का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया और पे कर दिया। वो हो गया हमारा सिनेरियो नंबर 2। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट्स एंड पेज द फुल क्लेम अमाउंट। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा, आपने इंश्योरेंस ले रखा है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ पार्शियल अमाउंट ही एक्सेप्ट किया है क्लेम का, यानी इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट और पेज ओनली पार्ट ऑफ द क्लेम अमाउंट। इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसके अपने अपने लॉजिक्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो क्लेम को कंप्लीटली रिजेक्ट कर सकती है या पार्टली रिजेक्ट कर सकती है। हम उन रीजंस पे नहीं जाएंगे, हम बस उसकी अकाउंटिंग करना सीखेंगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल पे चलते हैं सीधा। एक केस है ये जिसमें 5 मई 2026 को एक बिजनेस में आग लगी। आग लगने से क्या क्या नुकसान हुआ? गुड्स, यानी कि उस बिजनेस जो जिस भी माल में वो बिजनेस डील करता था, 10,000 रुपए का वो माल जल गया और वो जो गुड्स थे वो इंश्योर्ड नहीं थे। पहला केस। दूसरा, फर्नीचर 50,000 रुपए का भी जल गया और वो फर्नीचर इंश्योर्ड था। मशीनरी भी थी उसके पास एक जो 1,20,000 रुपए की थी, वो मशीनरी भी इंश्योर्ड थी। 10 मई को इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम्स एक्सेप्ट करे फर्नीचर और मशीनरी के लिए। फर्नीचर के लिए पूरा क्लेम एक्सेप्ट हो गया और मशीनरी के लिए सिर्फ 90,000 रुपए एक्सेप्ट हुए, जबकि मशीनरी की जो वैल्यू थी वो थी 1,20,000 रुपए। ठीक है, तो फर्नीचर पूरा 50,000 रुपए का क्लेम एक्सेप्टेड, मशीनरी 1,20 की जगह 90,000 रुपए का क्लेम एक्सेप्टेड। ठीक है, और 15 मई को वो क्लेम जो है वो मिल भी गया बिजनेस को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। हमें इन ट्रांजैक्शंस के लिए अकाउंटिंग करनी है। चलो चलते हैं। पहला ट्रांजैक्शन, डिस्ट्रॉय हुए हैं गुड्स 10,000 रुपए के जो इंश्योर्ड नहीं थे। कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे आप एक बार खुद सोचो। सर एक तो आग लगी है, आग लगी है मतलब लॉस बाय फायर अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, लॉस बाय फायर हो गया। और गुड्स जले हैं, ये मैंने आपको क्या पिछले टॉपिक में समझाया था, पिछली वीडियो में। जब भी बिजनेस में से गुड्स बाहर जाते हैं या कम होते हैं विदाउट सेल्स, उस केस में हम परचेज अकाउंट का यूज करते हैं। परचेज अकाउंट स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है, तो परचेज अकाउंट यहां पे स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है। स्टॉक बिजनेस का एसेट है, लॉस बाय फायर बिजनेस का एक्सपेंस है, तो उसको उस कैटेगरी में क्लासिफाई कर देंगे। स्टॉक बिजनेस का एसेट होता है तो इसको एसेट की कैटेगरी में क्लासिफाई कर देंगे। थर्ड है हमारा इंपैक्ट देखने का, लॉस बढ़ा है बिजनेस में तो एक्सपेंस एंड लॉसेस वाली कैटेगरी में इंक्रीज लिख देंगे। एसेट कम हुई है क्योंकि स्टॉक कम हुआ है बिजनेस में से, तो ये हो जाएगा डिक्रीज। एक्सपेंस के बढ़ने पर डेबिट किया जाता है, एसेट के कम होने पर क्रेडिट किया जाता है। तो डेबिट कर देंगे लॉस बाय फायर अकाउंट और क्रेडिट कर देंगे परचेज अकाउंट। ये बात समझ में आती है? चलो अब इसकी एंट्री कर लेते हैं। ओके, मुझे सेक्शन चेंज करना पड़ेगा। एसेट लॉस बाय एक्सीडेंट, ठीक है यार। ओके, डेट क्या थी? 5 मई की डेट थी, तो यहां पे हम लिख देंगे 2026 5 मई। क्या किया गया है? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड, कितने के थे? 10,000 रुपए के। 10,000 रुपए के गुड्स जल गए उसके। ठीक है जी, चलो अब दूसरे ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है हमारा? ओके, देखो मैंने यहां पे ना नोट्स लिख रखे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। स्टॉक इंश्योर्ड ही नहीं था, इसलिए कंप्लीट जो लॉस है वो बिजनेस को ही सहना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। 5 मई को ही फर्नीचर 50,000 रुपए का जला था जो इंश्योर्ड था, तो इसके हिसाब से तो इसकी एंट्री आनी ही नहीं चाहिए। आप यही सोच रहे होंगे, आपका सवाल यही होगा कि सर इसकी एंट्री आप हमें सिखाई क्यों रहे हो, क्योंकि ये तो लॉस हुआ ही नहीं ना। इंश्योरेंस ये पहली बात तो फर्नीचर इंश्योर्ड था और इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। बेटा यहां पे ही समझने वाली चीज है, हम ये एंट्री कर रहे हैं 5 मई को, और इंश्योरेंस अगर आपको याद होगा तो इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम एक्सेप्ट किया है वो 10 तारीख को किया था। 5 तारीख को तो हमें ये पता ही नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी से हमें कितना पैसा मिलने वाला है। जब तक क्लेम एक्सेप्ट नहीं हो जाता तब तक आपको यह नहीं पता कि आपको एक्चुअली में पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा।
इसीलिए हम पहले जिस दिन लॉस हुआ है उस दिन पूरा का पूरा लॉस रिकॉर्ड कर लेते हैं। इंश्योरेंस क्लेम की बात बाद में आएगी, ठीक है। तो फर्नीचर के केस में एक तो सर लॉस बाय फायर अकाउंट, आग जली है तो लॉस बाय फायर अकाउंट आ जाएगा। फर्नीचर गया है तो फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। लॉस बाय फायर बिजनेस का एक्सपेंस है, लॉस है तो उस कैटेगरी में। एसेट है फर्नीचर जो है वो बिजनेस की एसेट है। लॉस बढ़ा है तो एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा, एसेट कम हुई है तो डिक्रीज हो जाएगा। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट कर देंगे और फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। समझने वाली बात यही है। इवन इफ द एसेट इज इंश्योर्ड द लॉस इज रिकॉर्डेड फर्स्ट। पूरा लॉस जो है वो आप रिकॉर्ड कर लो। जब आपके पास इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा तब आप जो लॉस आपने रिकॉर्ड किया है उसको आप रिवर्स कर दोगे उस अमाउंट से जितना पैसा आपके पास आ गया है, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम इज अकाउंटेड ओनली आफ्टर इट इज एक्सेप्टेड। उससे पहले हम इंश्योरेंस क्लेम को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। चलो इसकी एंट्री अब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। 5 मई को ही हुआ था ये। क्या हुआ है? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। बीइंग फर्नीचर डिस्ट्रॉयड, ये आ जाएंगे हमारे पास 50,000 रुपए के, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई है बच्चों, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, जहां पे मशीनरी 1,20,000 रुपए की जल के खाक हो गई और वो मशीनरी भी इंश्योर्ड थी। बट अगेन इस बात से अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले हम पूरा का पूरा लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे। लॉस बाय फायर सेम, मशीनरी अकाउंट लॉस बाय फायर खर्चा है तो एक्सपेंस में आ जाएगा, मतलब लॉस है तो एक्सपेंस एंड लॉसेस की कैटेगरी में आ जाएगा। मशीनरी एसेट होती है, लॉस बाय फायर बढ़ा है तो इंक्रीज, मशीनरी कम हुई है तो डिक्रीज, डेबिट हो जाएगा खर्चा, और एसेट कम हो रही है तो वो हो जाएगा क्रेडिट। पता लग गया? अगेन सेम वही बात कि भले ही ये इंश्योर्ड है, पहले आप लॉस को रिकॉर्ड करोगे, इंश्योरेंस क्लेम तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो चलो अब हम एक तीसरी एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। 5 मई को लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये है 1,20,000 रुपए की, ठीक है। ये आ जाएगा बीइंग मशीनरी डिस्ट्रॉयड। चलो देखो अभी तक हमने नुकसान की सारी एंट्री कर ली है। आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, ये हमने 3 अलग अलग एंट्रीज करी है। आप चाहें तो इसकी सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको सिंगल एंट्री ही करनी चाहिए, क्योंकि देखो हर एंट्री में लॉस बाय फायर लॉस बाय फायर लॉस बाय फायर डेबिट हो रहा है। 10,000 50,000 टोटल हो गया 60 प्लस 120 1,80,000। तो आइडियली लॉस बाय फायर अकाउंट को हम 1,80,000 से डेबिट कर सकते थे और 2 में आ जाता परचेज, 2 में आ जाता फर्नीचर और 2 में आ जाता मशीनरी अपने अपने अमाउंट के साथ, ठीक है। ये जो हमने अभी एंट्रीज पढ़ी हैं की हैं वो हो गई हमारी सिंपल जर्नल एंट्रीज में, जिसमें 2 ही अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है। जो मैंने राइट में एंट्री लिखी है वो हो गई कंपाउंड जर्नल एंट्री, जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। आपकी चॉइस है, बट आई वुड प्रेफर सेव सम टाइम इन एग्जाम्स और आपको इसको एक कंबाइंड एंट्री की तरह सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कॉन्सेप्ट अभी इनिशियल लेवल पे समझा रहा हूं, मैं बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करना चाहता हूं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट डेट पे चलते हैं। नेक्स्ट डेट पे क्या हुआ, यानी कि 10 मई में क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम्स एक्सेप्ट कर लिए हैं फर्नीचर के लिए कंप्लीट और 90,000 रुपीज मशीनरी के लिए, ठीक है। ओके अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। मैंने क्या बोला था, हम पहले पूरा का पूरा लॉस रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब उस लॉस का अमाउंट कम करना है हमें। लॉस टोटल कितने का हुआ, 1,80,000 रुपए का। 10,000 का गुड्स, 50,000 रुपए का फर्नीचर, 1,20,000 रुपए की मशीनरी, टोटल हो गए 1,80,000 रुपीज। लेकिन उसमें से
50,000 रुपए फर्नीचर के और 90,000 रुपीज मशीनरी के वापस मिल रहे हैं। तो जब 1,80,000 का आपने लॉस बढ़ाया था, अब आपको उस लॉस को कम करना है बाय 1,40,000। ठीक है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। आपने पहले इसको डेबिट किया था क्योंकि लॉस बढ़ रहा था, अब आप इसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि लॉस का अमाउंट अब कम हो गया। 1,40,000 तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से ही मिल जाएंगे। और दूसरा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट इन्वॉल्व होगा। सर ये क्यों इन्वॉल्व होगा? क्योंकि बेटा जब इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है तब इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिलेगा इन फ्यूचर। जब भी किसी पर्सन से पैसा मिलने वाला होता है वो आपका डेटर बन जाता है, बिजनेस की एसेट बन जाता है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट यहां पे इन्वॉल्व होगा। ठीक है जी, क्लासिफाई करो। लॉस बाय फायर हमें बताया बिजनेस का एक्सपेंस एंड लॉस का अकाउंट की कैटेगरी में क्लासिफाई होता है। इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस की एसेट बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वंस द क्लेम इज एक्सेप्टेड द इंश्योरेंस कंपनी बिकम्स आर डेटर्स। आर मतलब बिजनेस का डेटर यानी कि रिसीवेबल, देयरफॉर इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट। ठीक है, समझ में आती है बात? आइडेंटिफाई करो इसका इंपैक्ट। अब लॉस कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, और एसेट बिजनेस में बढ़ गई तो ये इंक्रीज हो गया। लॉस एक्सपेंस या लॉस जब बिजनेस में से कम होते हैं तो उसको क्रेडिट किया जाता है, और जब एसेट बढ़ते हैं तब उसको डेबिट किया जाता है। पता लग गया कौन कौन से अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना है। अब इसकी एंट्री हम पोस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंट्री में हमें क्या करना है, और ये तारीख है 10 तारीख। 10 तारीख को हमारे साथ क्या हुआ? 10th मई हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी का जो अकाउंट है वो एज डेटर, एज एन एसेट खड़ा हो गया। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। ये हो गया हमारे पास टोटल 1,40,000। 50,000 रुपए फर्नीचर के और 90,000 रुपए मशीनरी के। बीइंग क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ओके, हो गया ये वाला भी क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। इस सेक्शन का फाइनल ट्रांजैक्शन, जिसमें 5 दिन बाद 15 मई को हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ गया। अब देखो बैंक अकाउंट में पैसा आया है तो एक तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, दूसरा कहां से आया है? इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आया है। पहले हमने डेटर्स खड़े किए थे इंश्योरेंस कंपनी के, अब उनसे पैसा आ गया तो हम उनको वापस इन्वॉल्व कर लेंगे। बैंक अकाउंट एसेट है और इंश्योरेंस कंपनी भी एसेट है। ठीक है, बैंक अकाउंट में पैसा आया है तो बैलेंस इंक्रीज हो गया। इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पैसा आया है तो पहले जो डेटर थे अब वो डेटर नहीं रहे, उनका बैलेंस हमें खत्म करना है तो ये डिक्रीज हो जाएगा। एसेट बढ़ती है तो हम डेबिट करते हैं, एसेट कम होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। पता लग गया क्या करना है? डेबिट करना है बैंक अकाउंट को, क्रेडिट करना है इंश्योरेंस कंपनी को। चलो एंट्री पोस्ट कर लेते हैं इसकी। 15th मई बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है, कितना आ गया? 1,40,000 रुपए का पैसा हमारे पास आ गया जो आना चाहिए था। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, 1,40,000 रुपए। अब देखो यहां पे मैं आपको एक बात समझाता हूं। टोटल लॉस कितना था? एक तो ये लॉस बाय फायर 10,000 रुपए, लॉस बाय फायर 50,000 रुपए, लॉस बाय फायर 1,20,000 रुपए। टोटल लॉस कितने का हुआ? टोटल लॉस इज इक्वल्स टू ₹1,80,000। ठीक है, ओके। अब हमारे पास पैसा आ कितना गया जिसको आपने यहां पे एडजस्ट भी किया है? 1,40,000 रुपए। क्लेम, यहां पे मैं इसको क्लेम लिख देता हूं, दैट इज ₹1,40,000। तो भैया हमारे पास बिजनेस में आग की वजह से लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ 40,000 का। हुआ था 1,80,000 का, बट 1,40,000 का कंपनसेशन मिल गया कंपनी की तरफ से। तो हमारा नेट
अमाउंट ऑफ लॉस जो बचा वो बचा 40,000 रुपए। और वो एंट्रीज से कैसे निकल के आ रहा है, पहले आपने इन 3 जगहों पे इसको डेबिट करा 1,80,000, फिर लॉस बाय फायर अकाउंट को आपने 1,40,000 से क्रेडिट कर दिया, तो फाइनली लॉस बढ़ने पर डेबिट करते हैं ना, तो डेबिट में अमाउंट अब कितना बचा, 40,000 रुपए का, वही कंपनी का लॉस है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, यही इसका एक मेन कॉन्सेप्ट था। फाइनली लॉस, टोटल लॉस बाय फायर 1,40,000, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 1,40,000, सॉरी 1,80,000 था ऊपर वाला, अब 1,40,000, और टोटल जो अब जो नेट अमाउंट बचता है वो 40,000 बचता है, जो बिजनेस को झेलना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा है एक्रूअल एडजस्टमेंट से रिलेटेड, जिसमें हमारे 4 एडजस्टमेंट आते हैं जो हम शायद अब तीसरी बार पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा डिटेल में हमने पढ़ा था अपने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर में। अगर वो नहीं पढ़ा है, स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि वो पहले जाके देखो, तभी इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत आसान लगेगा। 4 एडजस्टमेंट्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। इनको कैसे जर्नल एंट्री में ट्रीट किया जाता है, पहले इनके बारे में क्विक रिवीजन यहां पे मैं आपको बता देता हूं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ते हैं कि सभी खर्चों को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब वो इनकर हुए हैं, भले ही उसके लिए आपने पेमेंट किया है या नहीं किया, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली सभी इनकम्स को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब वो आपने कमा ली है, भले ही उसके लिए पैसा मिला है या नहीं मिला, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। टोटल 4 एडजस्टमेंट्स हैं इसमें। जो सबसे पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो हो गया है लेकिन उसका पेमेंट अभी तक आपने नहीं किया, ये बिजनेस की एक लाइबिलिटी बन जाती है। लाइबिलिटी क्यों, क्योंकि सर ऐसा खर्चा हो चुका है, पेमेंट करना बाकी है, यानी हमारी लाइबिलिटी है उस अमाउंट को फ्यूचर में पे करना, इसलिए वो लाइबिलिटी में क्लासिफाई होता है। दूसरा है जस्ट उल्टा प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो हुआ नहीं है अभी तक लेकिन उसका पेमेंट आपने कर दिया है, तो वो बिजनेस का एसेट बन जाता है। क्यों, क्योंकि आपने एक ऐसा खर्चा कर दिया है जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। तो जब भी कोई बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता है तो वो बिजनेस की एसेट बन जाती है। ठीक है, एक्रूड इनकम क्या है, ऐसी इनकम जो आपने कमा तो ली है आज लेकिन उसका पेमेंट आपको अभी तक नहीं मिला है, ये भी बिजनेस की एक एसेट होती है, क्योंकि आपका अधिकार है उस पैसे को लेने का जिसके लिए आपने रेवेन्यू या इनकम अर्न कर ली है। ठीक है, और चौथी अनअर्न्ड इनकम, जस्ट अपोजिट एक्रूड इनकम की, ऐसी इनकम जो आपने अभी तक कमाई नहीं है लेकिन उसका पैसा आपको मिल गया है, ये होती है बिजनेस की लाइबिलिटी। क्योंकि पैसा जो आपको आज मिला है, आपकी ये ड्यूटी है कि आप उसके अगेंस्ट में गुड्स को या सर्विसेज को फ्यूचर में डिलीवर करेंगे। जब भी ड्यूटी या ऑब्लिगेशन की बात आ जाती है ना, वो बिजनेस की लाइबिलिटी बन जाती है। ठीक है, देखो ये एडजस्टमेंट क्यों पैदा हुए, ये पैदा इसलिए हुए क्योंकि डेट ऑफ पेमेंट एंड रिसीट, यानी कि कैश के सेटलमेंट की जो डेट है इन ट्रांजैक्शंस में, वो एक्चुअल डेट ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम की डेट से अलग अलग होती है, इसीलिए इस तरह के एडजस्टमेंट करने की जरूरत होती है। चलो स्ट्रेट चलते हैं एग्जांपल्स पे। अगर आपको 25% भी यहां से समझ में आया है तो बाकी का 75 नहीं बल्कि 90% एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला, आपका बिजनेस है, उसमें एम्प्लॉयज काम करते हैं, मार्च मंथ के टोटल सैलरी का खर्चा जो बनता है वो बनता है 50,000 रुपए। खर्चा है 50,000 रुपए, लेकिन आपने उसमें से पेमेंट किया है सिर्फ 40,000 रुपए का, बाकी का जो 10,000 रुपए है ना, वो पेमेंट किया जाना बाकी है। वीडियो को पॉज करो, मैं सच में बोल रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, दिमाग लगाओ और सोचो, खर्चा कितने का हुआ, खर्चा हुआ है पूरे 50,000 रुपए का। सैलरी का खर्चा तो पूरा 50,000 रुपए हुआ है, और हम पूरा 50,000 ही सैलरी के खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट या एक्रूअल बेसिस हमें बोलता है खर्चे को तब रिकॉर्ड कर लो जब वो हुआ है, जब वो इनकर हुआ है, पेमेंट हुआ है, कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व। सबसे पहला तो सैलरी एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि खर्चा हुआ है। ठीक है, क्लासिफाई करो इसको, सैलरी एक्सपेंस है मतलब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में हम इसको क्लासिफाई कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। तीसरा क्या है, आइडेंटिफाई करो इंपैक्ट, सैलरी का खर्चा बढ़ा है,
ठीक है, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। जब भी एक्सपेंस यानी कि ई यानी कि वॉवल्स बिजनेस में बढ़ते हैं तो हम उनको डेबिट कर देते हैं। तो सैलरी अकाउंट हो जाएगी डेबिट। बात आती है कितने अमाउंट से, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे अमाउंट आएगा सर 50,000 रुपए, क्योंकि पेमेंट कितने का हुआ है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। खर्चा 50,000 रुपए का हुआ है, मार्च मंथ की सैलरी का खर्चा 50,000 रुपए है। दूसरा अकाउंट है कैश अकाउंट। कैश तो बिजनेस से गया है, ठीक है, कैश बिजनेस की एसेट होती है, एसेट कम हुआ है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे कैश अकाउंट। कितने अमाउंट से, कैश कितने का गया है, कैश गया है 40,000 रुपए का। ठीक है सर, आपने तो बोला था डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होने चाहिए, यहां पे आपने डेबिट 50,000 से कर दिया, क्रेडिट 40,000 रुपए से किया है। कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होगी, अभी करवाते हैं। जो 10,000 रुपए है ना, वो बिजनेस के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाएगा, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट खोला जाएगा। क्यों, खर्चा हो चुका है, पेमेंट नहीं हुआ, बिजनेस की लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट खुल जाएगा, जो कि बिजनेस की लाइबिलिटी में क्लासिफाई होता है, क्योंकि बिजनेस की ये ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, बाकी का बचा हुआ 10,000 रुपए अपने एम्प्लॉयज को पे करना। लाइबिलिटी बढ़ी है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे 10,000 रुपए से। अब हो गई अकाउंटिंग इक्वेशन मैच, ठीक है। 10,000 रुपए और 40,000 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे और 50,000 रुपए का सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। अब इसकी एंट्री हम पोस्ट कर लेते हैं। चलो जी, इसके लिए हमें अब यहाँ पे अमाउंट चेंज करना पड़ेगा, एक्रूअल एडजस्टमेंट। चलो 2026। अच्छा, मैं यहाँ पे ना वो नहीं लिख रहा यार साल, क्योंकि मैं साल यहाँ पे चेंज होने वाले, अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग साल होंगे। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 31 मार्च 2026। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, सैलरी एक्सपेंस को हमें डेबिट करना है। अच्छा, यहाँ पे आप सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट की जगह सिर्फ सैलरी अकाउंट भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। हमें क्रेडिट करना है कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आपके बिजनेस से गया है, ठीक है। और हमें क्रेडिट करना है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, कितना कितना अमाउंट आएगा, खर्चे में पूरा 50,000 रुपए रिकॉर्ड होगा, क्योंकि खर्चा मार्च मंथ का 50,000 रुपए का है। कैश गया है सिर्फ 40,000 रुपए, बाकी का 10,000 रुपए पे किया ना, पे करना बाकी है, विच इज आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, बीइंग सैलरी पेड विद सम आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से हमने सिंपल सी एक नरेशन लिख दी। ठीक है, ओके, चलते हैं वापस अपने ट्रांजेक्शन पे। अब 31 मार्च को हमने सिर्फ 40,000 किया था, बाकी का जो 10,000 रुपए था वो हमने 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल को पे कर दिया। अब देखो, बात आती है कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। पहली बात तो यार, कैश गया है 10,000 रुपए बिजनेस में से, तो कैश अकाउंट तो इन्वॉल्व हो ही जाएगा, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहां पे सैलरी अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा। यहां पे हम यूज करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को। क्यों, क्योंकि सैलरी अकाउंट में 50,000 रुपए जाने चाहिए थे, वो ऑलरेडी जा चुके हैं मार्च मंथ में ही। अब जो एडजस्ट करना है ना, वो हमें करना है, जो यूज करना है वो हमें करना है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट यूज हो जाएगा और कैश अकाउंट यूज हो जाएगा। क्लासिफाई करो, आउटस्टैंडिंग सैलरी बिजनेस की लाइबिलिटी थी, तो ये लाइबिलिटी हो गई। कैश अकाउंट बिजनेस का एसेट, लाइबिलिटी अब कम हुई है। जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ रहा था तो हमने लाइबिलिटी को क्रेडिट किया था, अब लाइबिलिटी कम हो रही है क्योंकि उसको हमने पे ऑफ कर दिया, तो ये डिक्रीज हो जाएगी। उसी तरह एसेट भी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वो हमने पेमेंट किया है। लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तब उसको डेबिट करते हैं, एसेट जब डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। डेबिट कर दो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को, क्रेडिट कर दो कैश अकाउंट को। ठीक है, चलो इसकी एंट्री अब हम पोस्ट कर लेते हैं। 3 अप्रैल की बात चल रही है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 3 अप्रैल 2026। ठीक है, ये आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो, मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूं यहां पे, रुक जाओ बस आप एक बार। बीइंग रिमेनिंग सैलरी पेड।
ठीक है, देखो ये जो आउटस्टैंडिंग या एडजस्टमेंट वाले जो भी अकाउंट होते हैं ना, ये टेम्परेरी अकाउंट खोले जाते हैं अकाउंट में, उनका बैलेंस फाइनली जाके जीरो होना ही होना होता है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट को यहाँ पे हमने 10,000 रुपए से क्रेडिट किया था, उसको हमने यहाँ पे आके 10,000 रुपए से डेबिट कर दिया, जीरो हो गया बैलेंस, डेबिट क्रेडिट निल। फाइनली अकाउंट जो रिकॉर्ड होना चाहिए था ना, जो जनरल एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, मान लो पूरा 50,000 रुपए पेमेंट हो जाता मार्च में ही, तो आप क्या एंट्री रिकॉर्ड करते, सैलरी 50,000 टू कैश 50,000। ठीक है, तो यही हुआ है अब जाके, बस डेट्स अलग अलग हैं। 31 तारीख को 50,000 रुपए डेबिट हो गया जो कि होना चाहिए था, 40,000 रुपए का कैश यहां गया, 10,000 रुपए का कैश यहां गया, डेबिट क्रेडिट बराबर हो गए। सैलरी का खर्चा पूरा का पूरा कैश में चला गया, भले ही अलग अलग डेट्स पे गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंट्री हमेशा बैलेंस हो जाती है। चलो अब चलते हैं अपने दूसरे ट्रांजैक्शन पे, जो कि है प्रीपेड से रिलेटेड। प्रीपेड में हम क्या बात कर रहे हैं, देखो हम मार्च मंथ के साथ साथ अप्रैल मंथ के रेंट का भी पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि और हर महीने का जो खर्चा है वो है 25,000 रुपए। 31 ऑफ मार्च को आपने रेंट पे किया है 2 महीने का, एक तो मार्च मंथ का कर दिया और एक अप्रैल मंथ का कर दिया, तो अप्रैल मंथ का जो पेमेंट किया है वो आपके लिए बन जाएगा प्रीपेड रेंट। ठीक है, चलो अब देखते हैं अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं। एक तो सर रेंट, क्योंकि रेंट अकाउंट तो इन्वॉल्व हुआ ही है, क्योंकि जो खर्चा किया गया है, जो पेमेंट किया गया है ना, वो रेंट के लिए किया गया है, तो रेंट अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। क्लासिफाई करो, रेंट बिजनेस का एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में क्लासिफाई हो जाएगा। रेंट एक्सपेंस मतलब रेंट एक्सपेंस बिजनेस में बढ़ा है तो इंक्रीज आ जाएगा, जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उनको डेबिट किया जाता है। तो फाइनली हम रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बात आती है कितने अमाउंट से। अब देखो एक्रूअल बेसिस हमें बताता है कि खर्चे को तब रिकॉर्ड करो जब वो एक्चुअली में इनकर हुआ है। खर्चा हुआ है सिर्फ 25,000 रुपए का, जो 50,000 रुपए का पेमेंट हुआ है ना वो सिर्फ कैश गया है, खर्चा 25,000 का ही हुआ है। रेंट जो एक्सपेंस है वो मार्च मंथ के लिए तो सिर्फ 25,000 रुपए का ही है, इसलिए जो रेंट अकाउंट है उसके आगे सिर्फ 25,000 रुपए का ही रिकॉर्ड किया जाएगा। दूसरा अकाउंट है कैश अकाउंट। कैश बिजनेस की एसेट है, कम हुई है क्योंकि आपने पेमेंट किया है, कम हुआ है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कैश अकाउंट। ये 50,000 रुपए से होगा क्योंकि पेमेंट हुआ है 50,000 रुपए का। समझ में आती है? अगेन सर ये तो डेबिट क्रेडिट अनइक्वल हो गए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। बाकी का जो 25,000 रुपए है ना वो रेंट अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि 25,000 रुपए का आपने एडवांस में रेंट पे किया है। ये बिजनेस की एसेट है, क्योंकि जो पेमेंट आपने आज कर दिया उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। ठीक है, ये इंक्रीज हुआ है क्योंकि एसेट आपने ज्यादा पेमेंट किया है तो एसेट आपकी बढ़ गई, और इसलिए इसको हम डेबिट कर देंगे। बाकी का जो 25,000 रुपए है वो हो जाएगा डेबिट प्रीपेड रेंट अकाउंट। समझ में आती है बात? चलो अब इसकी हम एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। वापस हम 31 ऑफ मार्च पे आएंगे। यहाँ पे 31 मार्च, यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पे हम रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे, और कैश जो आपने दिया है कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यहां आएगा 25,000 रुपए, यहां पे भी 25,000 रुपए, और यहां आ जाएगा पूरा, क्योंकि 50,000 रुपए का आपने पेमेंट किया है। ठीक है, यहां लिख देंगे बीइंग रेंट पेड, बस। ठीक है, ओके। चलो जी अब हम चलते हैं दोबारा से अपने इसके सेटलमेंट पे। इसका सेटलमेंट कैसे होगा, 30 अप्रैल को रेंट और प्रीपेड रेंट का अकाउंट है ना वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। देखो रेंट मार्च का 25,000 था, अप्रैल का 25,000 था। मार्च का हमने 25,000 रुपए का रेंट रिकॉर्ड कर लिया, अप्रैल का रिकॉर्ड करना बाकी है। ठीक है, तो एक तो रेंट अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है इसके अंदर। अब हम पेमेंट तो दोबारा करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने पेमेंट कर दिया है, तो रेंट अकाउंट जो है वो एडजस्ट किसके साथ होगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट के साथ। तो दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा वो होगा प्रीपेड रेंट अकाउंट। ठीक है, क्लासिफाई करो, रेंट बिजनेस का खर्चा है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में क्लासिफाई हो जाएगा। प्रीपेड रेंट जो है वो बिजनेस की एसेट है, वो एसेट में आ गया। आइडेंटिफाई करो इंपैक्ट, रेंट बिजनेस का बढ़ा है क्योंकि अप्रैल में भी रेंट का एक्सपेंस तो हुआ ही है ना, इसलिए वो इंक्रीज हो जाएगा।
प्रीपेड रेंट जो बिजनेस की एसेट पहले हुई थी वो अब कम हो रही है, खत्म हो रही है, इसलिए वो डिक्रीज हो जाएगी। डेबिट क्रेडिट रूल लगा दो, एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। फाइनली डेबिट कर दो रेंट अकाउंट को, क्रेडिट कर दो प्रीपेड रेंट अकाउंट को, एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। ये हुआ है 30th ऑफ अप्रैल, अगले महीने की आखिरी तारीख। रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट अकाउंट। दोबारा पेमेंट तो करेंगे नहीं हम, तो एडजस्ट किससे होगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट से। 25,000 रुपए। समझ में आया एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बीइंग रेंट एडजस्टेड विद प्रीपेड अमाउंट। सिंपल। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, जो कि है एक्रूड रेवेन्यू या एक्रूड इनकम से रिलेटेड। देखो आपको 40,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था मार्च मंथ में। आपने कोई लोन दे रखा था या फिर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिसमें आपको 40,000 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले हैं सिर्फ 30,000 रुपए। 10,000 रुपए मिलने बाकी हैं। ठीक है, अब चलते हैं अकाउंट्स आइडेंटिफाई करो। सर एक तो कैश अकाउंट, क्योंकि 30,000 रुपए तो कैश आया है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। क्यों आया है? अच्छा पहले इसको देख लेते हैं, कैश अकाउंट। इसको, ये बिजनेस की एसेट होती है, बढ़ी है बिजनेस में तो डेबिट हो जाएगा। और डेबिट कैश अकाउंट कितने अमाउंट से करेंगे, जितना पैसा बिजनेस में आया है, विच इज 30,000 रुपीज। क्लियर? क्यों आया है बिजनेस में पैसा? आया है क्योंकि इंटरेस्ट इनकम की वजह से आया है। इंटरेस्ट इनकम बिजनेस की रेवेन्यू एंड गेन्स में क्लासिफाई होता है। बढ़ा है तो इंक्रीज हो जाएगा, जब बढ़ता है इंक्रीज होता है तो इसको क्रेडिट कर देते हैं। क्रेडिट कितने अमाउंट से होगा, जितने की इनकम हुई है। पेमेंट कितने का मिला है हमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो इनकम हुई है वो हुई है 40,000 रुपए की। ठीक है, अगेन सर डेबिट क्रेडिट बराबर तो करना पड़ेगा ना, तो जो 10,000 रुपए का अमाउंट है वो आएगा एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट खोला जाएगा एक, जो कि होगी बिजनेस की एक एसेट। क्यों? क्योंकि ये 10,000 रुपए पर आपका अधिकार है जो फ्यूचर में आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा, ये इंक्रीज हुआ है इसलिए इसको डेबिट कर देंगे, डेबिट हो जाएगा एक्रूड इनकम अकाउंट, यहां आ जाएगा 10,000 रुपए। अब डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर हो जाएंगे। तो डेबिट करना है कैश, डेबिट करना है एक्रूड इनकम, क्रेडिट करना है पूरा रेवेन्यू, पूरा जो इनकम का अमाउंट है वो। ठीक है, चलो एंट्री पोस्ट करते हैं इसकी। ओके, क्या डेट थी, 31st ऑफ मार्च। ठीक है, 31st ऑफ मार्च। क्या है भैया हमारे पास, कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों आया है, सॉरी क्या नहीं आया, 10,000 रुपए का अमाउंट नहीं आया। एक्रूड इनकम इंटरेस्ट अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट हो गया हमारे पास 10,000 रुपए का। और ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि हमने, हमारे पास कुछ इंटरेस्ट की इनकम आई है, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 30,000 रुपीज जितना कैश मिला है, 10,000 रुपए जितना मिलना बाकी है। टोटल इंटरेस्ट की जो इनकम है वो यहाँ पे आ गई, बीइंग इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड। सिंपल हो गया। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका सेटलमेंट कैसे होगा। सेटलमेंट होगा जब हमारे पास बाकी का पैसा आ जाएगा 5 अप्रैल को, यानी कि 5 दिन के बाद हमारे पास रिमेनिंग 10,000 रुपए का बैलेंस आ गया। आइडेंटिफाई करो, कैश अकाउंट 10,000 रुपए मिले हैं। दूसरा, इंटरेस्ट इनकम को पूरे अमाउंट के साथ हम रिकॉर्ड कर चुके हैं 40,000 रुपए, तो वापस तो हम इंटरेस्ट इनकम अकाउंट को नहीं छेड़ेंगे, हम क्या करेंगे, एक्रूड इनकम, एक्रूड इंटरेस्ट अमाउंट का अकाउंट का यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलो जी क्लासिफाई करो अकाउंट्स को। कैश बिजनेस का एसेट है, एक्रूड इंटरेस्ट भी बिजनेस का एसेट था। कैश अकाउंट बिजनेस में बढ़ा है क्योंकि 10,000 रुपए आए हैं, और एक्रूड इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस में से कम हो गया। पहले आपने बढ़ाया था जब मिलने वाला था, अब एक्चुअली में मिल गया तो उसके बैलेंस को खत्म करना है, तो ये हो जाएगा डिक्रीज। डिटरमाइन करो इसको, कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट। एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। फाइनली डेबिट कर दो कैश अकाउंट को 10,000 रुपए से, क्रेडिट कर दो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट को 10,000 रुपए से। ठीक है, चलो जी चलते हैं, अब हम देखते हैं इसकी एंट्री कैसे पोस्ट होगी। सिंपल है यार, 5 तारीख को हमें बाकी का पैसा मिल गया, 5th ऑफ अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। कितना आ गया ये, 10,000 रुपए।
मैंने क्या बोला था, ये अकाउंट टेम्परेरी होते हैं। देखो एक्रूड इंटरेस्ट को आपने यहां पे डेबिट किया, यहां क्रेडिट किया, दोनों हो गए 0। 30,000 40,000 मिलने चाहिए थे, 30,000 यहां मिल गए, 10,000 यहां मिल गए। क्लियर हो गया? इस तरीके से ये अकाउंट जो है ना वो हमेशा नॉक ऑफ हो जाते हैं। ठीक है। उसी तरीके से आई थिंक मैंने यहां पे आपको वो चीज नहीं बताई थी, प्रीपेड रेंट में क्या हुआ था। देखो प्रीपेड रेंट यहां पे आपने डेबिट किया था और यहां पे आपने क्रेडिट कर दिया, ये हो गया नॉक ऑफ। तो 50,000 रुपए का रेंट आपके 50,000 रुपए का कैश, सॉरी, रेंट आपको 50,000 रुपए का पे करना था 2 महीने के लिए, और 50,000 रुपए का आपने पे कर दिया। सिंपल सी बात यहां पे खत्म हो जाती है। ठीक है, चलो जी, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन इज अनर्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम क्या है? एक्रूड इनकम का जस्ट उल्टा है सर। इसमें एक कस्टमर ने हमें फोन किया और बोला कि मैं तुम्हें 50,000 रुपए भेज रहा हूं, 40,000 रुपए का माल तुम मार्च में भेज दो, बाकी का 10,000 रुपए जो है वो एडवांस में भेज रहा हूं, जिसका माल तुम मुझे अप्रैल में भेज देना। तो 40,000 रुपए की एक्चुअल रेवेन्यू हुई, 10,000 रुपए हमें मिल गए, लेकिन उसके लिए हमारी इनकम नहीं हुई अभी तक। तो ये हो जाएगा हमारा अनअर्न्ड इनकम अकाउंट। ठीक है, चलो कैश अकाउंट, क्योंकि 50,000 रुपए हमारे पास आ गए तो कैश अकाउंट हो जाएगा। ये बिजनेस का एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ है तो उसको डेबिट कर देंगे। डेबिट कितने अमाउंट से करेंगे? 50,000 रुपए के अमाउंट से। ठीक है, दूसरा अकाउंट सेल्स अकाउंट, सेल्स हुई है लेकिन कितने अमाउंट की हुई है? 40,000 रुपए की हुई है, 50,000 की नहीं हुई है, क्योंकि आपने माल अभी तक सिर्फ 40,000 रुपए का भेजा है, 10,000 रुपए का भेजना बाकी है। तो भेजने से पहले आप सेल्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग इनकम को तभी रिकॉर्ड करना है जब वो एक्चुअली में अर्न की जा चुकी है। तो सेल्स अकाउंट रेवेन्यू एंड गेन्स में क्लासिफाई होता है, इंक्रीज हुआ है इसको क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट सेल्स अकाउंट विद एन अमाउंट ऑफ 40,000 रुपीज, बाकी का जो 10,000 है वो जाएगा अनअर्न्ड रेवेन्यू अकाउंट में, जो कि है बिजनेस की लाइबिलिटी, क्योंकि 10,000 रुपए का माल देना बाकी है, ड्यूटी है आपके ऊपर कि आप वो 10,000 रुपए का माल फ्यूचर में दोगे। ठीक है, ये भी इंक्रीज हुआ है, जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं, 10,000 रुपए से अनअर्न्ड रेवेन्यू अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो इसकी एंट्री अब हम पोस्ट कर लेते हैं। 31 मार्च 31 मार्च हमारे पास कैश आया है। कैश कितना आया है हमारे पास? हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा 50,000 रुपीज। क्रेडिट क्या करना है हमें? पहले तो सेल्स करनी है, जितने भी अमाउंट की सेल्स अभी तक हमें रिकॉर्ड करनी है वो है 40,000। 50,000 नहीं करेंगे पूरा, क्योंकि बाकी का 10,000 जाएगा अनअर्न्ड रेवेन्यू अकाउंट में। ये हो गया 10,000 रुपए, डेबिट क्रेडिट बराबर हो गए, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड एडवांस रिसीव्ड लिख देते हैं, क्योंकि 10,000 रुपए का एक तरह से जो आपका अमाउंट है वो एडवांस में मिल गया। अब सर इसका सेटलमेंट कैसे होगा? सेटलमेंट अभी कर देते हैं यार। 5 अप्रैल को यानी कि 5 दिन के बाद आपने बाकी का 10,000 रुपए जो है वो गुड्स डिलीवर कर दिए। अब देखो पैसा आपको ऑलरेडी 50,000 रुपए पूरा पूरा मिल चुका है, तो दोबारा तो मिलेगा नहीं। आपको अब 10,000 रुपए के गुड्स डिलीवर करने को सेल्स अकाउंट को यानी कि अनअर्न्ड रेवेन्यू अकाउंट के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी कि अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हुए? अनअर्न्ड रेवेन्यू अकाउंट और सेल्स अकाउंट। ठीक है, अनअर्न्ड रेवेन्यू बिजनेस की लाइबिलिटी है, सेल्स बिजनेस की रेवेन्यू है। अब देखो लाइबिलिटी बिजनेस में कम हो रही है, पहले लाइबिलिटी बढ़ी थी जब 10,000 रुपए के अगेंस्ट में आपको गुड्स डिलीवर करने थे, अब गुड्स डिलीवर आपने एक्चुअली में कर दिए हैं तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, ये हो जाएगा डिक्रीज। सेल्स बढ़ी है तो ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लाइबिलिटी जब कम होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, रेवेन्यू जब बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। डेबिट और क्रेडिट के अकाउंट हमें पता लग गए। चलो इसकी एंट्री हम पोस्ट कर लेते हैं। ओके 5 अप्रैल को हमने गुड्स डिलीवर कर दिए थे। 5 अप्रैल अनअर्न्ड रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हो जाएगा 10,000 रुपए। अब देखो वापस यहां पे बीइंग गुड्स सोल्ड,
इसके तो सिंपल होता है। देखो यहाँ पे भी अनअर्न्ड रेवेन्यू अकाउंट को आपने यहाँ पे क्रेडिट किया था, यहाँ पे आपने डेबिट कर दिया, दोनों अकाउंट जीरो हो गए। ये हमेशा नॉक ऑफ होते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाए जिसमें आपको सिर्फ इस अकाउंट में एक ही बार एंट्री रिकॉर्ड करनी हो, इसलिए आपको इसकी एडजस्टमेंट एंट्री ना रिकॉर्ड करने को बोले। ठीक है, हमने तो यहां पे एग्जांपल्स इस तरीके के लिए हैं कि पहले अकाउंट खुलेगा और फिर उसका एडजस्टमेंट भी हो जाएगा। हो सकता है आपसे एग्जाम सिर्फ यही वाली एंट्री रिकॉर्ड करने को बोले, इस डेट तक वो पहुंचे ही ना, आपसे सिर्फ वो एक बार एंट्री रिकॉर्ड करवाना चाहता है, पूरा एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहता। तो उस केस में आप सिर्फ पहली वाली एंट्री करोगे, ये अकाउंट आपको फिर भी 10,000 रुपए बैलेंस के साथ दिखाई देता रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं एक बिजनेस की बात करूं ना, तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके, एक फ्यूचर डेट पे जाके ये अकाउंट हमेशा नॉक ऑफ हो जाते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। देखो, हम धीरे धीरे स्पेशल ट्रांजैक्शंस को भी बहुत स्पेशल तरीके से समझ रहे हैं, और लास्ट वीडियो होने वाली है इस चैप्टर की, जो कि होगा पार्ट नंबर 4 ऑफ दिस जर्नल चैप्टर, हमारी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, उसके अंदर हम कुछ और स्पेशल एंट्री समझेंगे, अपने बेस को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे, और फिर मैं आपको क्विक रिवीजन भी करवाऊंगा जर्नल चैप्टर का, और कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे इस चैप्टर में करते हैं उसको भी मैं करवाऊंगा, और उसको कैसे अवॉइड करना है वो भी आपको बताऊंगा। लास्ट वीडियो होने वाली है इस चैप्टर की, बड़ा मजा आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट।